हेलो स्टूडेंट्स, जय सिया राम। स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। इसका टॉपिक है साइकोलॉजी। तो आज के टॉपिक में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में। जो स्टार्टिंग है, आज हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं साइकोलॉजी की, जिसके अंदर हम पूरी साइकोलॉजी कवर कराएंगे। साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज पहले सारे चैप्टर्स कराएंगे, यूनिट वाइज। और टॉपिक टू टॉपिक जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे ही उसके एमसीक्यूज भी लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आज का ये आज स्टार्ट हो कर रहा हूँ मैं अपनी ये सीरीज ऑफ साइकोलॉजी में। तो हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम कि साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये नई ब्रांच बन निकल के आई हमारे पास साइकोलॉजी की। तो ये साइकोलॉजी की ब्रांच निकली कहाँ से? हम पहले इसको सारे जो थे मोस्टली सब्जेक्ट्स वो हम फिलोसफी में पढ़ते थे। फिलोसफी में हम जब ये चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो फिलोसफी में हमें एक एक्स्ट्रा जब माइंड के बारे में स्टडी करनी पड़ी, तो हमारी नई ब्रांच ऑफ निकली हमारे पास, और वो क्या थी? साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का लोग कहते भी हैं कि साइकोलॉजी का जो अतीत है वो बहुत पुराना है, बाकी साइकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट है ना। साइकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है? माइंड। एंड लोगोस मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल इज साइकोलॉजी। तो मेनली हम साइकोलॉजी को दो पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं कि एक तो हमारी स्टडी ऑफ माइंड है। धीरे धीरे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ इसके, इसमें जैसे जैसे हम आगे बढ़े, वैसे वैसे साइकोलॉजी में भी क्या हुआ, हम अलग अलग चीज़ों को इवोल्व करके उसके अंदर नई नई चीज़ें आती गई, है ना। तो साइकोलॉजी में पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ने लगे? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। फिर धीरे धीरे बात हुई कि स्टडी ऑफ सोल को कैसे हम कर सकते हैं, तो हम मन की अध्ययन कर सकते हैं, तो स्टडी ऑफ माइंड बना, है ना। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप तो थी नहीं कि हम स्टडी ऑफ माइंड और स्टडी ऑफ सोल को कर पाएँ। तो लोगों ने इस चीज़ को ऐसे लिया कि हम लोगों के बिहेवियर से हम साइकोलॉजी को, लोगों के बिहेवियर से लोगों के मन को या फिर लोगों के आत्मा को समझ सकते हैं। तो हमारी इसी चीज़ को हमें बाद में साइकोलॉजी को बोलने लगा स्टडी ऑफ बिहेवियर, है ना। जैसे कि हम किसी के बिहेवियर को देख के हम उसके बारे में जज करने लग जाते हैं, वैसे ही लोगों ने सोचा कि किसी की सोल को या मन को पढ़ना इतना आसान नहीं है। बजाय कि उसके बिहेवियर को पढ़ना, उसके बिहेवियर को देख के उसके बारे में कुछ ठोस कह पाना ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू सोल ऑफ और स्टडी ऑफ माइंड के। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोल, माइंड एंड बिहेवियर। इट एनकम्पासेस ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। क्या क्या रेंज टॉपिक्स इसके अंदर आते हैं? इसके अंदर हमारे जितने भी हमारे मन के अंदर होने वाली चीज़ें हैं, लाइक ये क्या क्या हो गया, लाइक थिंकिंग, फीलिंग, बिहेव टू इन्वेस्टिगेट द न्यूरल मैकेनिज्म अंडरलाइंग दीज प्रोसेसेस। कि हम जब किसी चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जब हमारी थिंकिंग प्रोसेस काम करती है, तो उसके पीछे में क्या न्यूरोलॉजिकल जो हमारे काम करती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं इसको, आप साइंस में पढ़ते भी होंगे। न्यूरॉन्स, है ना। न्यूरॉन्स जो हमारी जो ब्रेन की स्मॉलेस्ट यूनिट्स है, जो कि हमारे किसी भी ब्रेन के एक्शन में ये वर्क करती है। तो ये कैसे वर्क करती है? फिर द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी सीक्स टू अनरेवल्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, इमोशंस, मोटिवेशन, डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी, सोशल इंटरेक्शन एंड मेंटल हेल्थ। तो जो इसकी मनोविज्ञान की जो ये जट को खुलासा करने का प्रयास किया मेनली तो इनने, कि कोई भी जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है किसी बंदे का, वो कैसे कैसे देखा जा सकता है, उसके अंदर क्या कॉग्निशन है, उसके इमोशंस के, उसको मोटिवेशन लेवल से लेके उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, सोशल सोशल में इंटरेक्ट कैसे करता है, उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है। इन चीज़ों का उसने लोगों ने साइकोलॉजी ने क्या किया, कोशिश करी कि इनके ऊपर कुछ ठोस कुछ कह पाए किसी भी आदमी के बारे में। वाई वी स्टडी साइकोलॉजी, साइकोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं? तो इसका एक तो सिंपल आंसर ये हो सकता है कि हमारे एग्जाम में आता है। बट हम साइकोलॉजी अगर हम और वो ओवरऑल देखें, साइकोलॉजी हम पढ़ना हमारा, साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं एग्जैक्टली जो हम टीचिंग एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और टीचिंग एग्जाम में सबसे जो एग्जैक्ट जो चीज़ें है ना, वो हम पढ़ रहे होते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं कि हम एक स्टूडेंट को, एक चाइल्ड को कैसे समझ सकते हैं उसके लेवल पे।
कि एग्जैक्टली कुछ पर्सपेक्टिव हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम, बच्चा अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो वो एग्जैक्टली उसके कुछ उसके अंदर या तो कुछ प्रॉब्लम है, या उसके लेवल पे जाके हमें कुछ उसके जैसे कि आपने बहुत सारी पियाजे की थ्योरी पढ़ी है, और एरिक रिक्शन की थ्योरीज पढ़ी होंगी। तो उसमें मेनली वो यही कहना चाह रहे हैं कि बच्चों की कोई वो नहीं है कि किसी के भी बारे में हमें कुछ चीज़ें जान लेंगे हम, तो उसकी उसके बिहेवियर को, उसको स्टडी को हम एग्जैक्टली हम इंटरप्रेट कर पाएंगे कि वो क्या चाहता है वो बच्चा हमसे। तो वाई वी स्टडी साइकोलॉजी में हम मेनली जो चीज़ पहले पहले से देखते हैं, एक तो ये तो क्या है कि ये एकेडमिक डिसिप्लिन ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द वेरियस डोमेन्स इंक्लूडिंग एजुकेशन, जिसमें हम एजुकेशन में हम इसको जितनी भी हमें थ्योरीज मिली है, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने जो हमें थ्योरीज दी है, उनको हम डायरेक्ट एजुकेशंस में, हेल्थ केयर में, जिसको हम क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ते हैं हेल्थ केयर के में, बिजनेस में जैसे मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, स्पोर्ट्स में, लॉ में जितनी भी हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस पढ़ी, उसको हम इन चीज़ों में साइकोलॉजिस्ट अप्लाई देयर नॉलेज टू हेल्प इंडिविजुअल ओवरकम चैलेंजेस, है ना। जैसे जो जो चैलेंजेस आए बच्चों से रिलेटेड, बड़ों से रिलेटेड, बिजनेस कॉर्पोरेटिव से रिलेटेड, उसके लोग उसमें सब में जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने जितनी जो जो थ्योरीज दी, उन थ्योरीज को हमने कैसे उसको अलग अलग डिसिप्लिन में इंट्रोड्यूस किया। जैसे एकेडमिक में जब जरूरत थी तो एकेडमिक में हमने अप्लाई किया, स्पोर्ट्स में, लॉज में, हेल्थ केयर में जैसे जैसे रिक्वायर्ड था, वैसे वैसे हमने उनको वहाँ वहाँ अप्लाई करके हमने क्या किया, वेल बीइंग को, जो ओवरऑल प्रॉब्लम्स थी लोगों की, उसको ओवरकम करने की कोशिश की, एंड हेंस देयर परफॉर्मेंस इन द डाइवर्स सेटिंग। और जो उनकी परफॉर्मेंस थी अलग अलग जगहों पे, उनको बढ़ाया। लाइक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में हम किसी की लोगों की को मोटिवेट करके, या फिर उसके जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करके हम उसके लेवल ऑफ अचीवमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, उसको सेल्फ एक्चुअलेशन में हेल्प करते हैं। तो वही सब चीज़ें, जैसे अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, उसके बिहेवियर को हम अंडरस्टैंड करने में साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं। इनसाइट्स इनटू मेंटल हेल्थ, हम उसके मन की दशा को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जो भी हमने किया स्पोर्ट्स और लॉज में वगैरह में। और प्रमोटिंग, इसी में हम प्रमोट वेलबींग को प्रमोट करने के लिए हम साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं मेनली, और इसीलिए हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, है ना। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं आज इसका नेक्स्ट टॉपिक, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में हम क्या है कि जैसे जैसे हमें साइकोलॉजी हमारी इवॉल्व हुई, तो जो जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए, उनने साइकोलॉजी को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा, और उन्हीं पर्सपेक्टिव से उनने अपने अपने न्यू एक पर्सपेक्टिव देके अपने एक्सप्लेनेशन दी उसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। वही हमारे क्या है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो जो पहले हमारे जो विलियम वुंड्स थे उनने जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दिया, उसको वो क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म। फिर हमारा फंक्शनिज्म आया, फंक्शनिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टॉल्ट, साइकोलो एनालिसिस, ह्यूमनिस्टिक, और लास्ट कॉग्निशन, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट आज का, स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है किसी भी चीज़ का, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपने 8th 9th में पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि जो एटम है वो किस किस चीज़ से मिलके बना है। तो वैसा ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी का फर्स्ट हमारा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, वही वैसे बिल्कुल वैसे ही है कि क्या है, इट इज़ फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ माइंड इनटू स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट्स एंड एनालाइज ईच वन, कि जितने भी उसके पार्ट्स हो सकते हैं उन सबको अलग अलग कर लेना, और उसके बारे में स्टडी करना ही हमारा क्या है, एनालाइज करना ही हमारा क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म। द गोल वाज लर्न हाउ ईच कंपोनेंट फंक्शन इंडिविजुअली एज वेल एज हाउ दे वर्क टुगेदर टू सपोर्ट कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस। और वो सारे मिलके कैसे अलग अलग कैसे काम करते हैं, और सारे मिलके हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है, थिंकिंग, फीलिंग और ये सब, इनमें मिलके कैसे काम करते हैं और इंडिविजुअली कैसे काम करते हैं। तो ये जो हमारी जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इसके बारे में बात करता है कि जितना भी हमारा पूरा माइंड है, उस माइंड में जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे कि अब तो हमें पता है कि एक लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है, मेडुला होता है ना, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है। बट उस टाइम तो इस चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो उस टाइम इनने ये वो दिया था कि हम ईच कंपोनेंट के बारे में पढ़े, और ये कैसे हमारी थिंकिंग प्रोसेस में या फिर हमारे अदर जो साइकोलॉजिकल वर्क्स है उसमें कैसे कैसे हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो ये विलियम वुंड जी हैं हमारे। विलियम वुंड ने फर्स्ट स्कूल ऑफ लेबोरेटरी जो हमारी इस्टेब्लिश की थी 1879 में, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग में, जर्मनी में, है ना। फिर इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या है, इनने कैसे कैसे इस चीज़ को बोला। इनने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वो दिया था इंट्रोस्पेक्शन। ये आज भी
वर्क करती है इंट्रोस्पेक्शन, जब हम इसको मेथड ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या मेथड है इन वर्क ऑफ साइकोलॉजी में। तो इंट्रोस्पेक्शन पहला मेथड था। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? आत्मनिरीक्षण, कि मतलब हम अपने अंदर का निरीक्षण कैसे करें, हम अंदर अपने अंदर झाँक कर कैसे देख सकते हैं। तो जैसे इसको एग्जांपल, छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मान लेते हैं हम जैसे किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं या फिर किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, तो पहाड़ी पे खड़े हैं तो अगर हम अलग-अलग लोगों को ले जाके खड़े करेंगे, तो उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा, चीज़ों को लेके अलग-अलग होगा, है ना? तो वो अपने अंदर झाँक के देखें कि उनको वहाँ पे कैसा फ़ील हो रहा है ना? ये चीज़ समझ सकते हैं। दिस इज़ मेथड इन्वॉल्व्स हैविंग पार्टिसिपेंट डिस्क्राइब देयर ओन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे हमने उसको स्टिमुलाई दे दिया इन केस कि हम उसको किसी पहाड़ पे लेके चले गए, तो किसी को हो सकता है पहाड़ों पे जाना इतना अच्छा लगता हो कि वो उस वहाँ पे उनको बहुत खुशी हो रही और हो सकता है किसी को हमारा ऑल्टीट्यूड से प्रॉब्लम है ना? तो उसको क्या वो क्या करेगा, उसको डर लगेगा। किसी को हो सकती है वहाँ पे ठंडी हवा चल रही है तो वो क्या बोलेगा कि हमारे यहाँ पे ना क्या कहते हैं, ठंड है, यहाँ पे ठंड लग रही है मुझे। और कोई कह सकता है कि ये बहुत सुहाना मौसम है। तो इस इन चीज़ों के जो ये अवधारणाएँ, ये चीज़ें हैं जो लोगों को एक्सपीरियंस हो रही है, ये अलग-अलग हो सकती है और इस अपने अंदर झाँकेंगे, वो उन चीज़ों को तब उनको कॉन्शियसनेस अपनी अपनी कॉन्शियसनेस से उनको अपने फीलिंग्स से, अपने एक्सपीरियंस के बारे में पता चलेगा। कौन-कौन से ऐसे हो सकते हैं? Would believe that like breaking down conscious experiences into basic elements such as sensation, किसी को sensation हो सकती है, किसी को अच्छी फीलिंग हो सकती है, one could understand the structure of mind। इन चीज़ों से हम किसी के स्ट्रक्चर के जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको समझने में कोशिश कर सकते हैं। फिर एनालिसिस ऑफ द बेसिक एलिमेंट्स। बेसिक एलिमेंट्स क्या है? स्ट्रक्चरलिस्ट एम टू आइडेंटिफाई द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ कॉन्शियसनेस सिमिलर टू हाउ केमिस्ट ब्रेक डाउन द सब्सटेंसेस इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी छोटी छोटी चीज़ें को मिलाएंगे, बहुत सारे H2 प्लस O2 को मिलाएंगे, हमें वाटर मिल रहा है ना? तो ये जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं H2O2, ये मिला के H2 बना रहे हैं। ऐसे ही वो कहना चाहता है कि छोटी छोटी चीज़ें फीलिंग्स होंगी और मिला के कोई एक्स्ट्रा एक जो बड़ा वो है हमारी, बोल सकते हैं कि मेंटल प्रोसेस है, उसको वर्क कर रही हो। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि छोटे-छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को की स्टडी करनी चाहिए हमें, उससे जिसको हमें कि ओवरऑल जो हमारी प्रोसेस है उसको समझ पाएँ। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? स्ट्रक्चरल लेड द फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी एज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन बाय एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इनने क्या किया था स्ट्रक्चरलिज्म में, पहले सबसे आपको पता वही है, आइडिया ये कि इन्हें जो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की थी ये, तो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इनने साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है हमारा साइकोलॉजी में, उसकी नींव डाली और साइकोलॉजी की यहाँ से शुरुआत हुई। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है कि इंट्रोस्पेक्शन वाज सब्जेक्टिव एंड लैक रिलायबिलिटी एट डिफरेंट इंडिविजुअल माइट हैव इंटरप्रेट देयर एक्सपीरियंसेस डिफरेंटली। जैसे कि अभी मैंने बताया कि किसी बंदे को अगर हम पहाड़ी में खड़ा कर दें या किसी और जगह पे, ऐसी जगह पे स्टिमुलाई उनको देते हैं, तो स्टिमुलाई पे जो इनका जो रिएक्शन होगा वो अलग अलग हो सकता है ना? एक ही बंदे का एक ही जगह पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टिमुलाई हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है। इसलिए ये क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ जो मैटर है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव समझते हो गया आप? सब्जेक्टिव है मतलब कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइप का रिस्पॉन्स दे सकता है। तो उसमें जो हमारी कॉन्शियसनेस की जो स्टडी है अलग अलग डिफरेंसेस के लिए, उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना? एडिशनली स्ट्रक्चरलिज्म फोकस सोनली ऑन कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, नेग्लेक्ट अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। जैसे कि आप बाद में पढ़ते हैं अनकॉन्शियस के बारे में, हमारे साइकोसेक्सुअल में सिगमंड फ्रॉइड जी ने बात की थी। तो इसने कॉन्शियसनेस के बारे में तो बहुत सारी बात करी, कॉन्शियस एक्सपीरियंस, बट वो एक्सपीरियंस का जो जो हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस है कॉन्शियसनेस में, अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड। जैसे कि अगर हम जनरली बात करें तो हो सकता है किसी को डर लग रहा हो तो उनके साथ पहाड़ी पे खड़ा होने के बाद हो सकता है उसके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो ऐसी चीज़ को रिलेटेड रिलेटेड, तो वो क्या उसके वजह से वो उसको क्या हुआ, उस टाइप का उसका एक्सपीरियंस हो उस चीज़ से रिलेटेड। तो इनने क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि वो जो उसका जब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है वो अनकॉन्शियस हो चुके होंगे ना इस टाइम पर उस चीज़ के लिए। सो सेकंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमारी है फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म की शुरुआत की फाउंडर थे हमारे विलियम जेम्स, है ना? विलियम जेम्स ने इनकी शुरुआत करी। इनने क्या कहा, फंक्शन ऑफ बिहेवियर, कि हमें जो हमारे जो बिहेवियर है उसके फंक्शंस को समझना चाहिए और उसके पीछे की उसको समझना चाहिए कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, कि कौन से गोल्स हैं या फिर कि कौन से वो माइंड के वर्क्स हैं जिनको वो अचीव करना चाहता है
और ऐसे बिहेव कर रहे हैं। मेनली क्या है, ये जो हमारे एक साइंस के, मैं भी चार्ल्स डार्विन, हाँ चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन जी थे जिनने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी उस टाइम पे। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देके इनने ये साबित कर दिया था कि जो हमारी किसी भी जीव की इवोल्यूशन है, ये इस अपने किसी प्रीवियस से क्या कह सकते हैं, बहुत से इवोल्व होके बनी है। तो ये उनसे बहुत एक्सपीरियंस इंस्पायर्ड थे, और उनका ये कहना था कि कोई भी जो आदमी है या फिर कोई भी जो जीव है यहाँ पर धरती पे, तो वो क्या है कि अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है, अडेप्टेशन की प्रोसेस है जो अडेप्ट करने की कोशिश करता है एनवायरनमेंट के अंदर, और इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहा होता है ना। तो वैसे ही फंक्शनलिस्ट ने बोला कि अगर कोई बंदा किसी तरह बिहेव कर रहा है ना, तो उसके पीछे उसका क्या है, एक पर्पस है, कि किसी पर्पस के लिए, और पर्पस क्या है, अडेप्टेशन का, कि वो अपने जो एनवायरनमेंट है ना उसमें अडेप्ट होना चाहता है, उसमें शामिल हो रहा है, उसमें वो उसी वातावरण में ढलना चाहता है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो एज कम्पेयर टू उसके स्ट्रक्चर को समझने से अच्छा है कि उसके हम फंक्शन को समझे, कि वो उसके रीजन को समझे कि वो क्यों उस क्या कहते उस अ, ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके फंक्शन को समझ के, ताकि अडेप्ट अडेप्ट होने की जिस कोशिश करने के लिए जो वो फंक्शन या बिहेव कर रहा है उस चीज़ को समझना। अडेप्टेशन क्या है, बिहेवियर सर्व्स एज a purpose of helping organism adapt their environment. Functionalists were interested in how mental process and behaviors evolves to meet the challenges of their survival. किसी भी बंदे का सर्वाइवल को चैलेंज करने वाली चीज़ों से वो क्या करेगा, इवोल्व होके उसके अंदर क्या करेगा, चैलेंजेस को ख़त्म करेगा। इसलिए वो, उनका यही कहना था कि वो अपने बिहेवियर से किसी भी कोई भी पर्सन क्या कर रहा है, अपने जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके सर्वाइवल के लिए, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन, क्रिटिसिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था इनका, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, फंक्शनलिस्ट ब्रॉडन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी बियॉन्ड द इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से वो आगे ले गए थोड़ा सा, फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे अप्लाई बात करी, और साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड अडेप्टेशन फंक्शन, जो अडेप्टेशन के फंक्शंस और बिहेवियर थे, कि वो कैसे कैसे अडेप्ट होने के लिए किसी किसी अलग अलग एनवायरनमेंट में एक्ट कर रहा है, उन चीज़ों की स्टडी करने में इन्हें हेल्प करी। क्रिटिसिज्म क्या थे, कि इन्हें आर्ग्यूड द फंक्शनलिज्म लैक द क्लियर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, इन्हें कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं डाला बनाया, रिलाइड ऑन द टू हैवीली स्पेकुलेशन, मतलब इनने बस बड़ा कुछ एक अटकलों मतलब कह सकते हैं कि जो अपने इनने एक जो आइडिया बनाए थे उन्हीं आइडियोज़ में की बातें ज़्यादा कर रहे थे। एडिशनली फंक्शनलिज्म डिड नॉट एड्रेस द अंडरलाइंग न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ द बिहेवियर, और जैसे पिछली बार वाले में था कि न्यूरल बिहेवियर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की थी, इनने भी न्यूरल बिहेवियर मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं की, कि अगर कोई भी जिस टाइप का फंक्शन हो रहा है उसमें न्यूरल मैकेनिज्म क्या है, कि कैसे हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कैसे फ्लो कर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। नेक्स्ट फेमस बिहेवियरिज्म, है ना। सबसे ज़्यादा जो इसको हम पढ़ते हैं अपनी साइकोलॉजी में, वो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, बिहेवियरिज्म ही आता है। बिहेवियरिज्म की संस्थापक कौन थे हमारे, जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने इनको स्टैब्लिश किया, इनको फाउंडर थे। इनने मेनली जो बिहेवियरिज्म की जो बातें थी, वो बिहेवियरिज्म क्या था, कि किसी भी साइकोलॉजी की माइंड की स्टडी सिर्फ उसके बिहेवियर से कर सकते हैं, और ये कहाँ कहीं तक बहुत सही भी है, कि किसी की स्टडी हमें करनी है, उसको बिहेवियर को हम पहचान कर, उसके बिहेवियर को देखकर हम इन जनरल भी हम देखें तो किसी के बिहेवियर को देख के हम उसके बारे में बहुत जल्दी प्रोडिक्शन कर देते हैं, एंटिसिपेट कर देते हैं उसके बारे में, कि ये कल को ये आज ना कुछ दिन बाद ये ऐसे करेगा, है ना। तो वैसे ही बिहेवियरिज्म की शुरुआत हुई, कि किसी के बिहेवियर को क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और उसके बारे में क्या करो, स्टडी करो। तो बिहेवियरिस्ट रिजेक्टेड द स्टडी ऑफ सब्जेक्टिव माइंड स्टेट्स एंड फोकस सोलली ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि वो बिहेवियर ऑब्जर्व कैसा हो रहा है ना, कैसे बिहेव कर रहा है। दे बिलीव दैट बिहेवियर इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ विद द एनवायरनमेंट। इनका ये कहना था कि कोई बच्चा जो 5 साल तक का जो बच्चा होता है, 5 ईयर तक का, वो अपने पर्यावरण में रह के, अपने एनवायरनमेंट में रहकर जितना भी उसका जो डेवलपमेंट होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, वो फॉर्मुलेट हो जाता है, वो बन जाता है। जो उसकी फर्स्ट गुरु उसके मदर होती है, वही उसके जो उसका क्या बोल सकते हैं, उसके कंडीशनिंग करती है, वही उसके बिहेवियर को डेवलप करती है। तो इन्हें जो मेनली जो दो चीज़ों पे काम करता है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर और कंडीशनिंग। बिहेवियर में इन्हें बहुत कुछ कहा है। बिहेवियर में ये कहते थे कि मुझे कुछ बच्चे दो तो मैं उनको जो चाहे वो बना सकता हूँ।
किसी बच्चे को मैं वकील बना दूंगा, किसी को मैं जज बना दूंगा, किसी को मैं कुछ बना दूंगा, किसी को मैं चोर भी बना सकता हूँ। ये तो शोरली डिपेंड्स कि वो स्टार्टिंग का जो उनका पीरियड था वो कैसे मैं उसको उनको अ, उनका उनका एनवायरनमेंट कैसा दे रहा हूँ उनको। टोटली डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट कि जैसा जैसा एनवायरनमेंट जैसे जैसे बच्चों का होगा वैसे ही वो बनेंगे। ये सोलली डिपेंड्स उनके प्रीवियस एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट में जो उनका इंटरेक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग। बिहेवियरिस्ट में जो फेमस थ्योरी है कंडीशनिंग थ्योरी जो हमने दी है वो पेवलोव की, ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की, जिसके अंदर हमने कुत्ते पे और बिल्ली पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इसकी इंडिविजुअली इनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे। ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट जो थे वो क्या कर रहे थे, उनकी मेनली क्या कहना था उनका कि जितने भी किसी भी जो साइकोलॉजी की स्टडी है वो हम मेनली किससे कर सकते हैं, किसी के भी बिहेवियर को स्टडी कर कर, और जो कि कब कहाँ स्टार्टिंग एज में ही बच्चों के डेवलप हो जाता है उसके पर्यावरण को देखते हुए, उनके एनवायरनमेंट को देखते हुए। कंट्रीब्यूशन क्या था इनका, कंट्रीब्यूशन बिहेवियरल कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ रिग्रेस एक्सपेरिमेंटल मेथड, है ना। जैसे आपने देखा है कि कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट हुए, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट हुए, तो इनने मेनली किस पे एक्सपेरिमेंटल मेथड को ज़्यादा जोर दिया। एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड थेरेपी। जैसे कि आपने वो पनिशमेंट वाला जो एक्सपेरिमेंट देखा था, पनिशमेंट और वो वाला पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें इनका यही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि इनने जो साइकोलॉजी थी जो वेरियस स्टडी करी उनको एजुकेशन और अलग उसमें भी थेरेपी में अप्लाई किया। क्रिटिसिज्म क्या है इनके, क्रिटिसिज्म क्या, बिहेवियर इज ओवर सिंप्लीफाइड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बाय इग्नोरिंग मेंटल प्रोसेस। तो मेंटल प्रोसेस से फिर से वही आ गया, मेंटल प्रोसेस पे फिर से इनने कोई बात नहीं की। एंड क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट नेग्लेक्ट द रोल ऑफ कॉग्निशन एंड मेंटल स्टेट इन शेपिंग द बिहेवियर। इनने ये प्योरली ये इसको नकार गए कि किसी भी बंदे का जो अगर पर्यावरण शुरुआत में कुछ भी रहा हो उसको रोल ऑफ कॉग्निशन से, मोटिवेशन से या किसी भी और तरीके से उसके बिहेवियर को शेप दिया जा सकता है कि नहीं, है ना। जैसे कि हम अगर हम बोल रहे कि बचपन बचपन में अगर कोई बच्चा किसी तरीके से किसी भी एनवायरनमेंट में रहा तो उसका शेप हो गया, तो ये इस बार को बिल्कुल नकारते थे कि उसका बाद में किसी रीज़न से आके उसकी मोटिवेशन बढ़ा के उसका सेल्फ एक्सप्रेशन के उसको बढ़ाकर उसकी बिहेवियर को हम शेप कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस की शुरुआत किसने की थी, सिगमंड फ्रॉइड, बहुत ही फेमस सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड, है ना। सिगमंड फ्रॉइड ने जो जो मेनली ये जो इनका जो कहना था वो था साइको एनालिसिस का क्या मतलब है, साइको और एनालिसिस। साइको का माइंड था, मतलब था माइंड या कॉन्शियसनेस, और एनालिसिस हम किस कैसे माइंड को एनालाइज कर सकते हैं, है ना। माइंड के एनालिसिस में हमने इनने मेनली 3 टाइप की थ्योरी दी थी। एक तो कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, और एक ड्रीम एनालिसिस करके इन्हें एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी कि हम किसी भी बंदे के बिहेवियर की स्टडी या इनके पास्ट एक्सपीरियंस को उसके ड्रीम एनालिसिस से या उनके उस ड्रीम में उस किसी थेरेपी के थ्रू उसके प्रीवियस उसमें जाकर हम उसको ड्रीम्स को एनालाइज करके, या फिर जैसे कि किसी को किस टाइप के सपने आते हैं उसको एनालाइज करके हम उसके बारे में उसकी स्टडी करके उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। ये जो सबसे फेमस थ्योरी थी वो ड्रीम एनालिसिस थी, साइकोसेक्सुअल थी थ्योरी, तो बहुत कंट्रोवर्सी में रही इनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, इसको आगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इनकी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और इनकी थ्योरीज थी वो क्या कहती है, फ्रूड प्रपोज दैट मच ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनकॉन्शियस डिजायर्स, कन्फ्लिक्ट्स, मेमोरीज एंड आउटसाइड ऑफ द कॉन्शियस अवेयरनेस। क्या करते हैं कि कोई भी बंदा कि उसकी अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या थी, कन्फ्लिक्ट्स क्या थी, मेमोरीज क्या हैं पुरानी, उन पे ही उसका क्या करते हैं कि उससे हमेशा उसका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस्ड रहेगा, है ना। जैसे कि किसी बंदे का बचपन में बहुत डिज़ायर्स पूरे ना हुए हों तो उसके उस टाइप का बिहेवियर रहेगा। कन्फ्लिक्ट्स रही हो बचपन में बहुत सारे, जैसे आपने सुना भी होगा घर में बहुत सी लड़ाई रहती है तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इफेक्ट होता है, वो कन्फ्लिक्ट से लेगी। बहुत सारी पुरानी अच्छी यादें रही हो किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी उससे रिलेटेड, तो उसकी जो मेमोरीज हैं उसको भी क्या है उसके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करती है, बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होती है, और वो उसके बिहेवियर को बोल सकते हैं कि वो चलाते भी हैं, उसी उसका बिहेवियर उसी टाइप का होता है। द हिडन फोर्सेस कैन बी कोज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस एंड शेप द पर्सनैलिटी। ठीक है। सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी जो थी इनकी थी वो क्या थी कि फ्रूड डिस्क्राइब द सीरीज ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज, ओरल, फैलिक, एनल, लेटेंसी, जेनेटल, जो कि बहुत वो रहा कि थ्रू विच द इंडिविजुअल पास ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, कि उन्हें स्टार्टिंग में ये बताया कि कोई बच्चा जो स्टार्टिंग में ओरल जो
शकिंग करता है या फिर क्या बोल सकते हैं कि दूध पीता है माँ का, उसको उस टाइप पे ना हुआ हो तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज में डेवलप होता है, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेज पे डेवलप होता है ना। जिनकी जो फैलिक वाली स्टेज थी वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इनका ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो था, है ना, ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो था उसके बारे में जो था वो हमारी इसकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हम इसको पढ़ते हैं। मेनली इन साइकोसेक्सुअल या फिर साइको एनालिसिस में हम क्या मेनली बोल सकते हैं स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में, कि जो हमारी साइको एनालिसिस थ्योरी है उसमें हम किसी के भी पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं, उसकी पास्ट अनकॉन्शियस डिजायर्स क्या रही है, कन्फ्लिक्ट्स क्या रही हैं, उसकी स्टडी करके उसके बिहेवियर को हम वो कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं या फिर उसके बारे में जान सकते हैं कि उसके साथ उसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। यहाँ तक इनने ये कहा था कि हम उनके जो पिछले दिनों में जाके जैसे कि हम एक थेरेपी करके उनके जो दिन डे बाय डे हम किसी पुराने दिन में जाके एक स्पेसिफिक डेज तक भी पहुंच सकते हैं कि उस दिन वो क्या क्या कर रहा था, और उनको उसके बारे में, उसके पास एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं। का कंट्रीब्यूशन क्या था? साइको एनालिसिस पायनियर्स द यूज ऑफ टॉक थेरेपी टू एक्सप्लोर अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट इनसाइट्स एंड हीलिंग। कि इनका कहना था कि जो इनकी जो थेरेपी है जिसको ये टॉक थेरेपी बोल रहे हैं, है ना, टॉक थेरेपी में ये इनकी जो पीछे की बातें हैं उनके बारे में उनको बाहर निकाल सकते हैं। प्रमोट साइट एंड हीलिंग। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म आप समझते, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो नॉर्मली हम जैसे किसी किसी काम से बचने के लिए हम बोल देते हैं ना कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बोल देते हैं कि पेपर ही हार्ड था, है ना, उस टाइप की जो ये डिफेंस मैकेनिज्म है टू अडेप्ट द एनवायरनमेंट, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस वीक जो हमारी माइंड में जिस काम को करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है उसको हम डिफेंस मैकेनिज्म से उसको नकार देते हैं, और ये एक अडेप्टेशन का ही तरीका होता है मेनली। ठीक है, जिसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिफेंस मैकेनिज्म से पक्का क्वेश्चन आता है ना। क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या था? हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लैक्स ऑफ एम्पिरिकल एविडेंसेस। इनने कोई भी एम्पिरिकल एविडेंस नहीं दिया किसी भी चीज़ से रिलेटेड। साइंटिस्ट सारी थ्योरीज जो बनाई थी इनने किसी भी एक्सपेरिमेंटल मेथड से उससे नहीं बनाई थी, एंड इट्स रिलायंस ऑन द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। एडिशनली फ्रॉइड थ्योरी हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ बीइंग ओवरली डिटर्मिनिस्टिक एंड फोकस ऑन द सेक्सुअली। मतलब वही जो मैं बता रहा था पहले आपको कि सेक्सुअली जो इनकी थ्योरी थी साइकोसेक्सुअल वाली, उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही हो, और उसके ऊपर इसके बहुत क्रिटिसाइज किए गए हैं इनको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे गेस्टॉल्ट। गेस्टॉल्ट को और दो जो बचे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो हमारे 3 टॉपिक बचे हैं, गेस्टॉल्ट, गेस्टोल्ट में काफ़ी कुछ है, काफ़ी बड़ी थ्योरी है, ह्यूमनिस्टिक और कोग्निटिव। 3 थ्योरीज को हम, 3 स्कूल ऑफ साइकोलॉजीज को हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे विदा मांगता हूँ। तो मैं आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं अपने इस टॉपिक को। तब तक के लिए जय श्री राम, गुड बाय।